अब बदलाव आएगा और घूस से इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार चुनकर विधानसभा में जाएगा। आपने तमाम ने देखा, आजादी का हम 75वां अमृत महोत्सव बना रहे हैं। इतने वर्षों से तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियां इक्तदार की कुर्सी पर बैठी, आपने सबको आजमाया। 30 साल कांग्रेस थी सत्ता में, 27 साल से भाजपा सरकार सत्ता में बैठी है। आपने अपना कीमती वोट दिया, कांग्रेस को दिया। मुझे यकीन है, उम्मीद है कि भूज की जनता कभी भाजपा को तो वोट नहीं दी होगी इंशाअल्लाह, ना कभी आगे देगी। मगर जिसको आपने वोट दिया वो इतना सक्षम नहीं रहा, इतना ताकतवर नहीं रहा, उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही कि भाजपा को हरा सके जाकर। मगर आप क्या करते, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी आपके सामने, तो आपको लगा नहीं एक ही जगह वोट देना, इनको जाके आपने वोट दे दिया। लेकिन इस मर्तबा अब आपके पास आपकी अपनी एक जमात है, आपकी अपनी पार्टी है जिसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके सदर का नाम है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आप आज छाती ठोक कर बोल सकते हो कि हमारी भी अपनी जमात आई है, हमारी भी अपनी पार्टी है। 27 साल आपने इनको की कुर्सी पर बिठाया, कांग्रेस को अपने मौका दिया। एक मर्तबा मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी मां बहनों, में आपसे दरखास्त करता हूं, एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी मौका देकर देखो। इंशाअल्लाह आप देखिए किस तरह का बदलाव आता है। अब चुनाव का टाइम आया है तो तमाम नेता मुख्तलिफ सियासत पार्टियों के आपके बीच में आएंगे, वोटों की भीख मांगेंगे, आपसे दरखास्त करेंगे, सेकुलरिज्म की दुहाई देंगे आपको कि हमको वोट दे दो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सेकुलरिज्म के नाम का झूठा मुखौटा ओढ़कर घूम रहे हैं ना पूरी जगह, इनसे सवाल करना कि आपने आम आदमी पार्टी की अभी बात करता हूं, समझो 6 जन को टिकट दिया आपने, क्या एक भी किसी अकलियत मुसलमान को आपने टिकट दिया? नहीं दिया इन लोगों ने टिकट। आपको अकलियतों का, माइनॉरिटी का, मुसलमान का वोट तो चाहिए। इक्तदार की कुर्सी पर तो आपको आके बैठना है उनका वोट लेकर, मगर उनके लिए आपको करना कुछ नहीं है। अगर कोई सवाल कर ले मुसलमानों के किसी के हक की बात, आप जवाब नहीं देते। एक नेता आए थे गुजरात में जो आजकल बहुत चर्चित है, जिनको हमारे साहब ने नाम दिया छोटा रिचार्ज, केजरीवाल है ना। ये छोटा रिचार्ज तो इनसे भी 2 कदम आगे निकल गया है बीजेपी से। पूरा आरएसएस का पिट्ठू है, आरएसएस का। इनके मंत्री को सवाल किया एक पत्रकार ने कि साहब नारी सम्मान की बात चल रही है, बताइए, एक नारी है बिल्किस बानो गुजरात की, उसके कातिलों को गुजरात सरकार ने छोड़ दिया, उनके बलात्कारियों को छोड़ दिया, क्या कहना है आपका उस पर? तो साहब ने फरमाया हम ये सब बातें नहीं करते, इनकी बातों को जाने दो। अरे आप इनकी बातों को जाने देंगे? बिल्किस बानो देश की नारी है, भूल जाइए 2 मिनट के लिए कि मुसलमान है, पहले तो हमारे देश की नारी है ना। वो बिल्किस बानो जिसकी मां का बलात्कार किया, उसका कत्ल किया, उसकी बहन का बलात्कार किया, कत्ल किया, उसकी 3 साल की मासूम नन्ही मुन्नी बच्ची का सर उठा के पत्थर से मार के फोड़ दिया, उसको मार दिया। बिल्किस बानो जिनको अपना भाई काका बोलती थी, उन लोगों ने उसका बलात्कार किया। लड़ी वो उनके खिलाफ, कोर्ट में केस चला, मुंबई की उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने उनको सबको सजा दी। मगर 15 अगस्त 2022 के दिन नारी सम्मान की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री लाल किला से नरेंद्र मोदी, उनको समझना चाहिए था। उसी दिन बात कर रहे थे नारी का सम्मान होना चाहिए, नारी की इज्जत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन उसी दिन 15 अगस्त 2022 के दिन जहां पर गुजरात में भाजपा की सरकार है,
वहां क्या होता है कि इस बिल्किस बानो के जो बलात्कारी है 11, उनको छोड़ दिया जाता। तो क्या यह नारी का सम्मान है? वो हाथ जोड़ जोड़कर गुहार लगा रही है कि इनको मत छोड़ो, हमारा रहना यहां पे दुश्वार हो जाएगा, इनको, ये बलात्कारियों को, ये खूनी दरिंदों को सलाखों के पीछे डालो। मगर कोई सुनवाई नहीं किसी की, कोई उस पर बात करने के लिए तक तैयार नहीं है। लेकिन अगर नारी सम्मान के लिए भी कोई खड़ा हुआ, कोई उसके हक की लड़ाई के लिए मैदान में उतरा, हर शोबे में जिसने उसकी हक की बात की, तो कोई और नहीं, आपका मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। क्योंकि डरने और घबराने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। असद साहब को चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई शौक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देश के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा इज्जत से नवाजा है उनको। तो क्यों फिर इतनी दूर, हजारों किलोमीटर दूर आपके बीच में आए? इनके भी आपकी मेरी तरह फैमिली है, बच्चे है, बीवी है, घर है, 2 टर्म के एमएलए रह चुके हैं, 4था टर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। इतना काम किया अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना के अंदर कि अगर घर में बैठ जाए, खाली पर्चा भर के आए, तो सामने वाले की डिपॉजिट कटर हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से जीते हैं वहां पर। कोई नेता लीडर बनने का शौक नहीं है, मगर आए आपके बीच में आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने, आपको अपना हक दिलाने, आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ने। क्योंकि उनका भी यह मानना है कि आज भूज की जनता, कच्छ की जनता ये बोलती है, चाहती है कि आइए असद साहब ऐसा गद्दावर नेता पैदा करके यहां से जिताकर भेजे विधानसभा में, जो जाए, हक बयानी करे, हमारे लिए लड़े, हमारे इंसाफ की बात करे। ऐसा कोई नेता बना के भेजिए यहां से असद साहब। ये लेकर आपके बीच में आए हैं ताकि आप में से कोई नेता को चुनकर विधानसभा में भेजे। क्योंकि आज तक आपने जिन लोगों को चुन चुन के भेजा, वो तो बहरे गूंगे निकले ना, बहरे गूंगे। विकास तो कुछ नहीं हुआ। रन ऑफ कच्छ, क्या बोलते हो उसको, नमक को रन बना दिया। काम क्या किया आपके लिए? कितने अस्पताल बना दिए बताइए मुझको यहां पर कच्छ के अंदर, कितने स्कूलें बना दिए बता दीजिए मुझको यहां पर। लेकिन यही था असद साहब का इंटेंशन कि हम जाएंगे कच्छ के अंदर, हमको यहां पे विकास भी करना है, स्कूल बनानी है। जो आप तेलंगाना के अंदर आके देखिए, हमको लोग पूछते हैं आप क्या करेंगे वारिस भाई गुजरात में जाकर, क्या क्या है आपने। मैं उनको बोलता हूं आप यार जरा बाजू में बैठ, समझाता हूं तेरे को 10 मिनट के अंदर, तेरा भी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। यकीन मानिए, मैं इनको दावत देता हूं, चलो मेरे पैसे से टिकट लेके तुमको लेके चलता हूं तेलंगाना में और दिखाता हूं कि ओवैसी ब्रदर्स ने क्या किया है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने क्या काम किया है। आज हमारे पास स्कूल है जिसमें 16,000 बच्चे तालीम हासिल करते हैं, जिसमें सिर्फ मुसलमान के नहीं, हमारे हिंदू भाई बहनों के, दलित भाई बहनों के, सिख क्रिश्चियन तमाम के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। और एकदम समझ लिए मुफ्त टाइप है वो स्कूल, हाई क्लास स्कूल। क्या ऐसा किसी ने कभी भूज के अंदर बनाया? आपके यहां पे बनाया क्या? अरे जोर से बोलो, नहीं बनाया। इनको जाना चाहिए काल तक बाद। अरे पेट में खाना हो रहा है ना, भूख तो नहीं लगा है ना, बिंदास बोलो। डरने का जरा मेरी आवाज जाना चाहिए दिल्ली तक, झंझोड़ के रख दो अपनी आवाज से दिल्ली को। ओवैसी हॉस्पिटल, ऐसा अस्पताल आपने देखा नहीं होगा पूरे गुजरात के अंदर। किसने बनाया? ओवैसी ब्रदर्स ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, जहां पर इलाज गरीबों का पूरा मुफ्त के अंदर। तो यहां जीत जीत के लोग आते हैं, वो सिर्फ अपनी तिजोरी भरने में यकीन रखते हैं। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जब एक सिपाही जीतता है तो वो सिर्फ आवाम की काम करने के लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए आगे आता है। क्योंकि हमारा एक ही हाई कमांड है, हमको किसी हाई कमांड को जवाब नहीं देना। हमारा हाई कमांड है अल्लाह सुब्हानहू तआला, जिसने पूरी कायनात बनाया। अगर अल्लाह की मर्जी से कोई जीतता है मजलिस का,
तो उसका काम बनता है कि वो काम करे, लोगों के बीच में रहे, और जो जो वादे हम करते हैं हम पूरा करने में मानते हैं। हमारा वर्क ही हमारी पहचान है, काम ही हमारी पहचान है। ये मुद्दा लेकर आपके बीच में आया, ये इरादा लेकर आपके बीच में आया है। कोई हमको इज्जत में इजाफा नहीं चाहिए असद साहब को भी। अरे अब तक तो पूरा देश मोहब्बत कर रहा था असद साहब से, इतनी लैला असद साहब सबकी कि हर इंसान मोहब्बत करने लगता है। अब तो पत्थरों को भी असद साहब से प्रेम होने लग गया है। पत्थर भी इंतजार करते हैं ट्रैक पे कि अभी एक ट्रेन आएगी जिसमें असद ओवैसी साहब बैठे होंगे। हम 30 बोगी को छोड़ देंगे, उछल के जाएंगे अपने आप, और जहां वो बैठे उनको जाके कांच पे एक जोरदार जादू की झप्पी दे देंगे। अब तो पत्थरों को भी मोहब्बत हो गई तो अवाम की तो बात ही अलग है। देखिए, जब हम पिछली मर्तबा चुनाव लड़ने आए थे 2000, अभी 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं, कॉरपोरेशन का वक्त बहुत कम था हमारे पास टीम मिली थी। असद साहब ने साबिर काबुलीवाला साहब को गुजरात का इंचार्ज बनाया, वक्त कम था। उस कम वक्त में भी मेहनत करके 30 कैंडिडेटों को खड़ा किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 30 नुमाइंदे खड़े हुए। यकीन मानिए 30 में से 23 कॉरपोरेटरों को जिताकर गुजरात की अवाम ने ऐवान बलदिया के अंदर भेजा है। ये मोहब्बत दिखाई है गुजरात की अवाम। तो अगर इतने कम वक्त में गुजरात की अवाम 30 कॉरपोरेटर को जिता सकती है, तो आज तो माशाल्लाह आपके सामने पूरा के पूरा मजलिस का काफिला है। क्या आप कच्छ भूज से अपने किसी भाई, अपने बेटे, अपने बच्चे को जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टिकट दे, जिसको उम्मीदवार बनाए, तो क्या उसको जिताने की ताकत नहीं रखते? आप लोग रखते हैं ना ताकत। आप क्या 1 तारीख को चुनाव होना है, मजलिस का निशान है पतंग। पतंग के बोहर पर जाइए, पतंग के बटन पे इतनी बार दबाइए कि 1 तारीख को पूरे भूज के अंदर सिर्फ हरी पतंग दिखना चाहिए इंशाअल्लाह। अगर वाकई में आप चाहते हो कि भूज का डेवलपमेंट हो, भूज के अंदर इंसाफ मिले, भूज से अपना भाई, अपना बेटा एक जीत कर जाए विधानसभा के अंदर, तो आप सबको एक होना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, मुत्तहीद होना पड़ेगा। हम में क्या होता है, हमेशा देखा जाता है कि नहीं, एक चला गया इस तरफ, एक चला गया उस तरफ, एक की मानसिकता नहीं मैं इसके साथ जाऊंगा। नहीं मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, आज वो वक्त नहीं रहा। आज एक होने का वक्त आया है। आज संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखने का वक्त आया है। वही संविधान ने आपको अधिकार दिया है, राइट टू वोट, वोट का। ये सबसे बड़ा आपके हाथ में हथियार है, सबसे बड़ा आपके हाथ में पावर है, वोटिंग का पावर। इस वोटिंग के पावर से आप अपने आने वाले बच्चे के मुस्तकबिल को संवार सकते हो, अपनी मर्जी के उम्मीदवार को आप जिता सकते हो इस वोटिंग का पावर का इस्तेमाल करके। मगर हम सोचते रहे क्या करें, क्यों दे, इसको दे। नहीं, आप ये भूल जाओ कौन है फोटो के ऊपर। जब याद रखो, जब 1 तारीख को आप उतरो वोट डालने, तो आप अपने दिमाग में एक तस्वुर करो, एक तस्वीर को लेकर आओ कि जब हमारे हिजाब पे बात आ गई थी, जब हमारी बेटियों को हिजाब पहनकर कॉलेज स्कूल में नहीं जाने दिया जा रहा था, तब एक बेबाक आवाज जो उठी थी, जो लड़ा हिजाब के लिए, वो कोई और नहीं था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। तसव्वुर करिए उस चेहरे को। जब CNRC पे बात आ गई, तब ये तमाम कटाकथित सेक्युलर पार्टियां मुंह दबा के बैठ गए थे। कोई नहीं था, एक मर्द मुजाहिद वाकई में पूरे पार्लियामेंट के अंदर सबके सामने काले कानून का बिल फाड़ के फेंक दिया। हमारे लिए वो कोई और नहीं था, अपना कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तवज्जो कीजिए, उस दिन बाबरी से लेकर हिजाब तक, मदरसा से लेकर CNRC तक, हर चीज में हमारी शरीयत पे जब मुदाखलत आ गई, तब भी अगर हमारे हक की लड़ाई के लिए कोई खड़ा हुआ तो कोई और नहीं था, आपका हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। जब हम वोट डालने जाए, ये तस्वुर करो कि मेरे आने वाले बच्चों के लिए, हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए अगर कोई आज हमारे साथ खड़ा है, हमारे कांधे से कांधा मिलाकर कोई खड़ा है, इतने हजारों किलोमीटर दूर से कोई आया है हमको हक दिलाने के लिए, हमको बराबरी दिलाने के लिए, हमको इंसाफ दिलाने के लिए, हमको तरक्की के रास्ते पर लेके जाने के लिए कोई आया है, तो हमको उसका साथ देना चाहिए। वो तस्वुर करो उस चेहरे को, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है
कि 1 तारीख को जब आप जाएंगे वोट डालने और आपके सामने चेहरा आएगा तो एक ही चेहरा रहेगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो चेहरा रहेगा और उनकी पार्टी का निशान है पतंग, सुरक्षा और सम्मान। और एक चीज बोल देता हूं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है एमआईएम के टक्कर में, यहां पे कोई नहीं है। और मजलिस है, हम लोग का तो बोलना है, एक बार कमिटमेंट कर ली उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुन। ये कमिटमेंट है हमारा कि अगर जीत कर आएंगे इंशाअल्लाह तो एक भूज के अंदर आप खुद देखेंगे कि हमने 27 साल की इसको टाइम दे दिया, 30 साल की इनको मौका दिया, 5 साल मजलिस को मौका दिया, तो आज पूरा भूज तरक्की की राह पे चल गया है, इंसाफ की राह पे चला है, हक बयानी की राह पे चला है। ये होना चाहिए। आप, मैं समझ सकता हूं आप हम सब जिनको सुनने के लिए बैठे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को, मुझे भी सुनना है उनको, लेकिन फिर से आपसे एक बार अदबन गुजारिश रिक्वेस्ट करूंगा, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि इतने सालों से आपने अपने वोट का खराबा किया, आपने जा जाके तमाम लोगों को दे दिया लेकिन आपका काम नहीं हुआ। आज अभी नहीं तो कभी नहीं वाला मामला, ये एक मौका आपके पास आया है कि आपके सामने आपकी अपनी जमात आई है, हक बयानी की जमात, आपके डेवलपमेंट के लिए काम करने वाली जमात, आपके विकास की बात करने वाली जमात, आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहने वाली जमात, उसको वोट दीजिए। अरे हम लोग तो यार वो लोग हैं कि अगर अपने को कोई एक गिलास पानी पिला देता है तो हम लोग उसका शुक्रिया अदा करते, दुआ करते, अल्लाह इसका अच्छा कर, उसके लिए करते। तो एक शख्स अगर आपके हमारे लिए जद्दोजहद कर रहा है, आपके हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, आपके हमारे इंसाफ की बात कर रहा है, तो क्या हमारा ये नहीं बनता एक दायित्व, क्या हमारा एक फर्ज नहीं बनता कि हम इस शख्स के साथ जाए, इनकी ताकत को मजबूत करें? बनता है, नहीं बनता? अपना फर्ज बनता है। वोट डालेंगे ना एमआईएम को, जिताएंगे ना पतंग को, मजबूत करेंगे ना असद साहब की ताकत को, यहां के कैंडिडेट को जिता के विधानसभा में भेजेंगे ना, भेजिए इंशाअल्लाह ताला, फिर हम आपके बीच में आएंगे और आपसे मुखातिब होंगे। मैं तमाम आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब यहां आए, हमको सुना, हमको बोलने का मौका दिया, और इंशाअल्लाह इस यकीन के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि 1 तारीख को जब कच्छ के अंदर चुनाव आएगा तो पूरे आसमान में सिर्फ हरा पतंग दिखेगी, और इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो एक बहुत बड़ा जुलूस निकलेगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी का। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत ये थे जनाब वारिस खान पठान साहब। अब मैं उस शख्सियत को दावत देना चाहता हूं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं आपके और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बीच में हायल नहीं होना चाहता, बस इतना ही कहूंगा कि लफ्ज बोलो तो अल्फाज साथ नहीं दे रहे हैं, जुमले बोलो तो जुमले हक अदा नहीं कर रहे हैं। लिहाजा मैं अपनी बेमजादी का इजहार करते हुए मोहतरम को दावत सुकन देता हूं कि एक नारे के साथ असदुद्दीन ओवैसी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, फलियतफज़्ज़ल मशकूरा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहनशीन पर डाइस पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब सुल्तान शाह बावा साहब, सैयद अब्दुल्ला जिलानी साहब, मेरे भाई जनाब हिरजी भाई सिज्जू साहब जो बीएमपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, इब्राहिम साहब, शकील समा साहब, मुंबई से तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ रुकनी असम्बली मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, और मेरे तमाम मजलिस पार्टी के रुफ़ा, अराकीन, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों,
मैं सबसे पहले आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस जलसे में आपने शिरकत की। आपका बेहद शुक्रिया। ये अल्लाह का बड़ा फजलो करम है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे दोबारा इस बन्नी पश्चिम की सरजमीन पर आने का मौका दिया, और अल्लाह का बड़ा फजलो करम है कि दूसरी मर्तबा भी जब मुझे मौका मिला, एक बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में आपने इस जलसे में शिरकत की। मैं बन्नी पश्चिम की आवाम को इस बात का वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व तआला जब तक मुझे जिंदा रखेगा, इस सरजमीन पर बसने वाले, चाहे वो गरीब हो, मजलूम हो, मैं आपकी बात करता आया हूं, आपकी बात करता रहूंगा। आपकी इंसाफ की लड़ाई, ये आप इसमें अकेले नहीं है, मैं और हमारी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। और मैं आपको इस बात का वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला बन्नी पश्चिम के अवाम की जो तकालीफ है, वो इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह अगर यहां से कामयाब करेगा, इस कच्छ की भूज विधानसभा से, तो जो शख्स आपके वोट से, आपकी दुआओं से कामयाब होकर जाएगा, वो आपकी नाइंसाफी की आवाज को गुजरात की विधानसभा में उठाएगा, वो आपकी तकालीफ का जिक्र करेगा। और मैं इस बात को भी जानता हूं कि मुझे यह बतलाया गया कि 30 साल में पहली मर्तबा इलेक्शन के दौरान में बन्नी पश्चिम के इस इलाके में एक जलसा हो रहा है। ये भी बड़ी अफसोसनाक बात है कि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, मगर बन्नी पश्चिम की आवाम के दरमियान में आने से वो कतराते हैं। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि इनको यहां पर बसने वाली आवाम से मोहब्बत नहीं है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह मजलिस आपके साथ थी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी लड़ाई लड़ती रहेगी। आप जानते हैं कि 25 जुलाई को मैंने पहली मर्तबा जब यहां पर आया था, तो बन्नी पश्चिम के जिम्मेदारों ने मुझसे मुलाकात की और कहा कि यहां पर हमको, जो एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड का एरिया है, यहां पर जो मवेशियों को फॉरेस्ट एक्ट 2005 के तहत उनको हुकूक नहीं दिए जाते, मुझे ये भी आपने बताया था कि डांग के फॉरेस्ट में, वहां पर फॉरेस्ट एक्ट के तहत उनको रियायतें दी गई। डांग के फॉरेस्ट के इलाके में रहने वालों को गुजरात की सरकार ने उनके लिए, उनकी तरक्की के लिए बड़ी बड़ी स्कीमों को तैयार किया। मगर बन्नी में जो मलधारी लोग रहते हैं, जिनकी मवेशी है, जिनका जानवर है, उनको फॉरेस्ट एक्ट के तहत उनको रियायतें नहीं दी गई है। तो मैंने पार्लियामेंट में 25 जुलाई को सवाल का जवाब भी दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने खुद इकरार किया कि यहां की जनता को फॉरेस्ट एक्ट के तहत गुजरात सरकार उनको तमाम वो सहूलतें नहीं दे रही है। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस बात की कि हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह तय किया कि गुजरात की विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं, और कच्छ में और भूज विधानसभा में 1 दिसंबर को वोटिंग का दिन है, मतदान का दिन है। और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आप तमाम मजलूमों के मसाइल को हल करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तय किया है कि यहां की विधानसभा से, भूज की विधानसभा से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तय किया है कि इंशाअल्लाह ताला मेरे छोटे भाई मोहतरम जनाब शकील समा साहब यहां से मजलिस के उम्मीदवार रहेंगे।
तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है, यहाँ के बुजुर्गों से मेरी अपील है, यहाँ के बुजुर्गों से मेरी अपील है कि आप इस नौजवान की सरपरस्ती करिए। यहाँ के बुजुर्गों से मेरी इल्तिजा है कि आप इस नौजवान का हाथ पकड़कर आप उसको राह दिखाइए। मेरी यहाँ के बड़े जिम्मेदारों से अपील है कि आप इस नौजवान के सर पर हाथ रखिए, इसके लिए दुआ करिए, ताकि ये जब कामयाब हो जाएगा तो वो इंशाअल्लाह यकीनन उन बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करेगा। मैं यहाँ के नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि एक नौजवान को हमने अपना उम्मीदवार बनाया है ताकि वो आपकी आवाज को गुजरात की विधानसभा तक पहुंचा सके। तो नौजवानों से मेरी अपील है कि आप इस नौजवान की कामयाबी के लिए आगे बढ़िए और ये समझिए कि शकील समा कैंडिडेट नहीं है, बल्कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं। मैं बन्नी पश्चिम की हमारी इज्जतदार माओं तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों की तालीम के लिए फिक्रमंद हैं। आप साफ पीने के पानी के लिए आपको तकालीफ उठानी पड़ती है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस के उम्मीदवार जनाब शकील समा साहब को कामयाब करिए, मजलिस के हक में अपना वोट दीजिए। इंशाअल्लाह ताला बन्नी पश्चिम में जो बरसों से नाइंसाफी हो रही है, हम उस नाइंसाफी को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर एक तल हकीकत आपको बयान कर रहा हूं। यकीनन हमारा देश, इसमें लोकतंत्र है, जमहूरियत है, संविधान है, जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था। और बाबा साहिब अम्बेडकर ने जब संविधान और उस मुल्क के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, तो बाबा साहब ने हम तमाम मजलूमों को, कमजोरों को एक पैगाम दिया कि संविधान तो मैंने बना दिया, मगर इस आइन में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो हुकूक और हक की मैंने बात लिखी है, अगर आपको उसको हासिल करना है, अगर आपको भारत के आइन में जो बात लिखी गई, उसके प्रियम्बल में, उसके तमहीद में, जिसमें लिखा गया कि लिबर्टी यानी आजादी, इक्वालिटी यानी मसावात, जस्टिस यानी इंसाफ, और फिर बात हुई भाईचारगी की। अगर ये चार चीजें इस मुल्क की गरीब आवाम को, इस मुल्क की दलित आवाम को, इस मुल्क की आदिवासियों को और गुजरात और बन्नी पश्चिम के आप तमाम को अगर हासिल करना है, तो याद रखिए, जब तक आपके वोटों से आपका एमएलए जीतकर गुजरात की विधानसभा में नहीं जाएगा, आपके साथ नाइंसाफी कभी खत्म होने वाली नहीं है। जब कोई आपके वोट से जीत कर जाएगा, तो उसकी जबान पर ना मोदी का डर होगा, ना उसकी जबान पर कांग्रेस का डर होगा, ना उसकी जबान वो छोटे रिचार्ज की पार्टी से डरेगी, बल्कि वो सिर्फ आपका नुमाइंदा रहेगा, वो आपका खादिम बनकर रहेगा, वो आपका काम करेगा। इसीलिए मेरी आप तमाम से दर्दमंदाना अपील है कि 1 दिसंबर के दिन आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब शकील समा साहब, जिनका इंतखाबी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर आप बटन दबाकर आप बन्नी पश्चिम की इंसाफ की लड़ाई का आगाज करेंगे। बहुत सी पार्टी के लोग आए, आपसे बुलंद बांग दावे किए, और फिर जब चुनाव हो गया तो उसके बाद उन्होंने बन्नी पश्चिम की आवाम को भुला दिया। मगर असदुद्दीन ओवैसी आपसे वादा कर रहा है कि मैं यहां पर दूसरी मर्तबा आया हूं, और इंशाअल्लाह अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मैं आपके दरमियान में आता रहूंगा। मैं सिर्फ इलेक्शन की वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं आपके पास, वोट डालना आपका इख्तियार है, और मेरी तरफ से इल्तिजा करना और भीख मांगना ये मेरा इख्तियार और मेरा हक है।
मगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं और मोहब्बत करता रहूंगा। और मोहब्बत इसलिए करता हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि जिस जगह पर नाइंसाफी को मैं देखता हूं, जिस जगह पर लोगों को दबाया जाता है, जिस जगह पर लोगों के उनके हुकूक को छीना जाता है, जिस जगह पर रहने वाले इंसानों को इंसानों के तौर पर नहीं देखा जाता, तो मुझे उस जगह से मोहब्बत हो जाती है। और याद रखो इस बात को आप कि आप कमजोर हैं, मेरी आंखों में वो मजबूत रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम लड़ते आए हैं कमजोरों की लड़ाई, मजलूमों की लड़ाई। ये लड़ना ही हमको आता है, झुकना हमको नहीं आता। किसी इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों के, उनके इख्तिदार की ताकत के आगे हम सर नहीं झुकाने वाले हैं। हम अगर सर झुकाते हैं तो रब्बे कायनात के आगे ही हमको लड़ना है, जिद्दोजहद करना है। और इसमें मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप हमारा ताउन करिए, हमारी मदद करिए, ताकि शकील समा यहां से जब कामयाब होगा, वो आपकी कामयाबी होगी, वो आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी, वो आपके सियासी शऊर की कामयाबी होगी, वो बन्नी पश्चिम की आवाम की कामयाबी होगी। बल्कि इस बन्नी पश्चिम पर जो बेजुबान जानवर, यहां के फारिस के लोग जो गड़े खोद देते हैं और गड़े में गिरकर यहां की भैंस तड़प तड़प कर मर जाती है, उन जानवरों से भी इंसाफ होगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई में, इस जिद्दोजहद में हम उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं जब आप तमाम लोगों की दुआएं हमारे साथ होंगी, बुजुर्गों की सरपरस्ती हमारे साथ होगी, हमारी माँ और बहनों की मोहब्बत और उनकी दुआएं हमारे साथ होंगी, और नौजवान उनका जज्बा हमारे साथ होगा। तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला गुजरात की राजनीति में एक जलजला आएगा और इस विधानसभा से आएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि बन्नी पश्चिम की सरजमीन, यहां का ग्रासलैंड एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है। बल्कि मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी बातें की थी और यहां की भैंस का भी जिक्र किया था। अब आप खुद सुनेंगे, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। मैं किसी का कर्जा बाकी नहीं रखता, तो आप सुनिए। अब आप सुनिए कि देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। यहाँ कच्छ की बन्नी भैंस, ये हमारी बन्नी भैंस तो दुनिया में अपना नाम कमा रही है। कच्छ में तापमान चाहे 45 डिग्री हो या फिर तापमान 0 से नीचे हो, बन्नी भैंस आराम से सब कुछ सहती है और बहुत से रहती है। इसे पानी भी कम चाहिए और जाने के लिए वो दूर दूर तक चल करके जाने में बन्नी की भैंस को कोई दिक्कत नहीं होती। एक दिन में ये भैंस औसतन करीब 15 लीटर दूध देती है और इसे सालाना कमाई 2 से 3 लाख रुपए तक की होती है। मुझे बताया गया है कि अभी हाल में ही एक बन्नी भैंस 5 लाख रुपए से भी ज्यादा में बिकी है। देश के और लोग सुनते होंगे, उनको आश्चर्य होगा, बन्नी की भैंस 5 लाख रुपया, यानी जितने में 2 छोटी कार खरीदे इतने में बन्नी की एक। ये 2 मिनट की तकरीर इनकी। अब आप बोलिए, लंबा लंबा कौन छोड़ते हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं और बोल रहे हैं कि बन्नी की भैंस 5 लाख में 45 डिग्री में भी दूर दूर जाकर अपना चारा खुद खा लेती है और 15 से 20 लीटर दूध देती है। प्रधानमंत्री को यह सुनना और समझना चाहिए
यहां की जनता उन भैंसों को पालती है, उन भैंसों को बड़ी इज्जत देती है। प्रधानमंत्री, आपने उन भैंसों के खाने का चारा छीन लिया। आपकी सरकार ने फॉरेस्ट एक्ट में उनको कोई रियायत नहीं दी। डांग के फॉरेस्ट में तो आपने फॉरेस्ट एक्ट 2006 का 5 का निकाल दिया, मगर बन्नी पश्चिम की जनता को आप भूल गए। प्रधानमंत्री को ये रन याद आता है, सारी दुनिया में दिखाते कि सफेद ये मट्टी है, वो सफेद मट्टी नहीं है। प्रधानमंत्री, वो जब पानी आ जाता है तो नमक आ जाती है, सफेद दिखता है, तो ये फोटो लेके दिखाते, देखो सफेद मट्टी है। प्रधानमंत्री भूल गए, भाजपा भूल गई, और ये लोग इंसाफ नहीं करना चाहते बन्नी पश्चिम से। मैं आपको ये बताने आया हूं, आपको एक ऐसे विधायक की, ऐसे एमएलए की जरूरत है जो आपकी लड़ाई को गुजरात की विधानसभा में उठाए। और मेरी राय में शकील समाज से बेहतर कोई यहां से बूझ का एमएलए नहीं हो सकता है। इसीलिए आपसे अपील करता हूं कि आप उनके हक में पतंग के निशान पर वोट दीजिए। प्रधानमंत्री ये भी जानते होंगे कि फॉरेस्ट वाले गड़े खोदते ना, फॉरेस्ट वाले आपकी भैंस गिरती है उसमें। अब प्रधानमंत्री, अगर 5 लाख की भैंस गड़े में गिर के जख्मी हो जाती है या मर जाती है तो कौन लेगा उसको? कहां से उसका इलाज होगा? मगर प्रधानमंत्री सारी देश में हर जगह भाषण देने में तो माहिर है। प्रधानमंत्री, जितना आप भाषण दे सकते हो उससे बढ़ के भाषण मैं ही दे सकता हूं, मगर आपको हम बता रहे हैं कि यहां पर यह हालात है, पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। अच्छा, क्या कहा प्रधानमंत्री ने? अभी सुना आपने 4-5 दिन पहले गुजरात को मैंने बनाया, कहा था ना? तो बन्नी पश्चिम में पीने का पानी आपको मिला, नर्मदा से मिला आपको पीने का पानी। फिर गुजरात क्या बनाया प्रधानमंत्री आपने? प्रधानमंत्री को हम बताना चाहेंगे कि अगर एक पानी का टैंकर लाना है जानवर को पिलाने के लिए प्रधानमंत्री, तो 1200 रुपये देना पड़ता पानी के टैंकर के लिए। अब 15 लीटर दूध अगर बेच भी दिए तो कितना कमाएगा? 15 लीटर दूध बेचो और एक टैंकर खरीदो। क्या सौदा कर रहे हैं प्रधानमंत्री आप? वाकई में आपने गुजरात को बनाया लूटने के लिए से गरीबों से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप जानते हैं कि यहां पर एक जमाना था, बड़े बड़े लोग यहां पर आते थे, मगर अब आप देख रहे हैं कि इस रेगिस्तान के बड़े इलाके को केमिकल जोन बनाने के लिए यहां पर शकील समा ने मुझे बताया कि कोई फैक्ट्री है, क्या सोलारिस नाम की, और उसमें भी नौकरी मुकामी लोगों को नहीं मिलती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खावड़ा में अस्पताल कहां है नहीं मालूम हमको, और एक सरकारी अस्पताल में ना एक्सरे का इंतजाम है, ना अस्पताल में लेबोरेटरी है, मगर प्रधानमंत्री कहते मैंने गुजरात को बनाया है। अगर मासूम बच्चा पैदा होता है तो 70, 50, 60 किलोमीटर दूर भूज है, वहां पर ले जाना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले में दलित समाज के वकील देवजी भाई महेश्वरी का कत्ल कर दिया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक तारीखी सरजमीन है, ये एक तारीखी सरजमीन है। जब मुल्क में पार्टीशन हुआ तो यहीं के एक बुजुर्ग ने, मौलाना अब्दुल रहीम पश्चिमी ने जो रोल अदा किया, वो सुबह क़यामत तक कोई उनकी कुर्बानी को नहीं भूल सकेगा इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग अल्पसंख्यक समाज को वो पड़ोसी मुल्क और जिना से जोड़ते हैं, हम उनको बताना चाह रहे हैं कि तुम अपने दिमाग का इलाज करा दो। हम मौलाना अब्दुल रहीम पश्चिमी के जानशीन है, हम उसके जानशीन नहीं है, ना हमारा उससे कोई सरोकार है। यहां पर पाकिस्तान से जंग हुई, 1965 की जंग और 1971 की जंग, तो कौन थे? हाजी इब्राहिम सिराब से आया,
कौन थे लोग? गुलबेग, इन्होंने ही ठहरकर हथियारों से भारत की सरजमीन की और सरहद की हिफाजत की थी। और जो लोग पाकिस्तान से जंग के वक्त सरहद से हमारी भारत की जमीन की हिफाजत कर रहे हैं, आज उसी इलाके के भैंसों को गड़ों में डालकर मार दिया जा रहा है। आज जिन्होंने अपनी जानों पर खेलकर भारत की जमीन की हिफाजत की, दोबारा करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। मगर क्या हो रहा है यहां पर? यहां पर रहने वाले कौन है? और रहने वालों के नाम के ऊपर, उनकी जबान के ऊपर, उनकी तहजीब के ऊपर उनसे नाइंसाफी की जा रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, हमारी जमहूरियत की तल्ख हकीकत एक ही है कि आपकी आवाज होगी तो आपके वोटों से होगी। अगर आपके वोटों से आपका नुमाइंदा नहीं जीतता है तो फिर आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक आप यहां मुत्तहिदा तौर पर अपना एक एक वोट मजलिस के उम्मीदवार शकील समा के हक में देकर आप उनको कामयाब करेंगे तो मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि गुजरात की विधानसभा में आप यहां तक आवाज सुनेंगे। अगर असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली में बैठकर 25 जुलाई को आपके लिए जमीन के मसले पर आवाज उठाता है तो उसकी कोशिश को आपने यहां पर सुना। और जब शकील समा गुजरात की विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ेगा तो आप सुनेंगे। आप शकील समा को कामयाब करिए। मैं भाजपा हुकूमत को यह बता रहा हूं कि इलेक्शन का चुनाव जरूर है, मगर याद रखो, अगर इस बन्नी पश्चिम की सरजमीन पर बसने वालों से ऐसा ही नाइंसाफी की जाएगी तो तैयार हो जाओ भाजपा वालों। हम रोड पर निकल कर आएंगे, भैंसों के साथ निकल कर आएंगे। यहां नहीं आएंगे, हम उस जगह पर आएंगे जहां पर मुख्यमंत्री का घर होगा और वहां पर आकर हम तुम्हारे घर का घेराव करेंगे। हम नाइंसाफी के साथ जिंदा नहीं रह सकते। हमको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सरजमीन पर बसने वाले बच्चों को स्कूल मिलना चाहिए। 40% हमारी बच्चियां स्कूल को नहीं जाती हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? हमारे बच्चों को पढ़ना लिखना, उनको पढ़ाना चाहते हैं। कौन सा ऐसा मां बाप होगा जो नहीं चाहता कि उसका बेटा और बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? मगर स्कूल नहीं खोले जाते और सिर्फ दिल फरेब बातें की जाती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि इस बार आपको एक अच्छा फैसला लेना है ताकि हम इंशाअल्लाह ताला अपनी आवाज को गुजरात की विधानसभा में भी जाएंगे। 27 साल से कांग्रेस पार्टी बीजेपी को नहीं हरा पा रही, 27 साल से। और अभी शकील समा ने अपनी तकरीर में कहा कि 2017 में आदम चक्की साहब को किसने हराया था? किसने हराया था आदम चक्की साहब को? आप तो वोट दिए ना आदम साहब को, दिए ना? कितनों ने दिया? हाथ उठाओ। अब आप बताओ कि 14,000 वोट से कैसे हार गए? मैं तो नहीं लड़ा था। ये कांग्रेसी बोलेंगे ओवैसी आया है, ओवैसी आया है। अरे ऐसा बोलते जैसा कोई घर में दामाद आता है। अरे आपका वोट, कांग्रेस का वोट उनके आदम साहब को नहीं मिला और किसको मिला? अब जो बीजेपी के विधायक हैं उनको मिला। तो बताइए फिर हार किसकी वजह से होती है? कांग्रेस आकर सिर्फ यही बोलेगी देखो भाजपा को हराना है। हम भी कह रहे हैं भाजपा को हराओ, मगर याद रखो मैं भाजपा को हराने के लिए अब अपने आप को मारने को तैयार नहीं हूं। मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मुझे भी ताकत मिलनी चाहिए। आपने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस मोटी होती गई, मगर जब ये मोदी के सामने जाते ये पतले हो जाते हैं। कांग्रेस के 12 या 14 एमएलए 2017 के बाद भाजपा में दौड़कर चले गए। जब कोई नहीं पूछता उनको कि कैसे चले गए तुम बीजेपी में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीजों को आपको समझने की जरूरत है। जो पार्टी 27 साल से
भाजपा को गुजरात में सत्ता में आने से नहीं रोक पाती है, वो आपके हक वोट के हकदार नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, आज मंजलिस आपके दरमियान में है। हां, 2017 में आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। आज आपके पास एक मुतबादिल है, आज आपके पास एक विकल्प है, आज आपके पास एक ऑप्शन है, आज आपके पास एक बेहतरीन उम्मीदवार है जिसका नाम शकील समा है। आप इसका साथ दीजिए ताकि आपके मसाइल और आपके तकलीफ को हल किया जा सके। आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि गुजरात में क्या क्या नहीं हो रहा है, गुजरात में कौन कौन सी वाकयात नहीं होती हैं। आप बताइए कि 4 या 5-6 बच्चों को खेड़ा में गरबा में पत्थर फेंकने के इल्जाम में मजमे को इस तरह जमा किया जाता है और उनको रोड पर लाकर उन बच्चों की पिटाई की जाती है। हम पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से, इन कांग्रेस के लीडरों से पूछना चाहते हैं, क्या यह सही काम हुआ? जब हमने देखा तो हमने एहतजाज किया, हमने आवाज उठाई, हमने उसकी मजम्मत की। आप बताइए कि रोड पर लाकर उन बच्चों को जब मारा जाता है, मजमे को जमा किया जाता है और मजमा थाली बजाता है, ये मजमा उन बच्चों को जब जिस्म पर लट पड़ रही थी और वो मजमा अगर थाली मार रहा था, सीटी मार रहा था, मैं आप पर छोड़ता हूं, आप फैसला कर लो। उनका बच्चों पर लट का मार पड़ना, उनके खुशी का इजहार करना, उनकी सीटी बजाना, उनके नारे लगाना, वो मोहब्बत है या नफरत है? या फैसला आप कर लो, ये फैसला आप कर लो। मैं जब कभी भी उस वीडियो को देखता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये गांधी का जमीन है, ये सरदार पटेल की जमीन है, जिन्होंने इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया। क्या पुलिस को खत्म कर दे हम? क्या कोर्ट को बंद कर दे हम? क्या इंडियन पीनल कोड को, सीआरपीसी को खत्म कर दें कि जिस किसी को लाओ रोड पर जमा करो और मारो और सीटियां बजाओ, खुशी का इजहार करो? अरे उन बच्चों को मारने से उन बच्चों के जिस्म पर तो लट पड़ी जरूर, मगर तुमने लट लेकर भारत के कानून को लटों से तुमने मारा। भारत के कानून की तौहीन की है मारने वालों ने और सरकार ने। मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी, उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी, उन बच्चों के मां बाप पर क्या गुजरी होगी। कहां है मेरी इज्जत? कहां है मेरी इज्जत? कौन उनकी इज्जत की लाज रखेगा? यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 1999 22 सितंबर को मैं एमएलए था। मेरे ही विधानसभा में वहां की पुलिस ने मुझे भी लठों से मारा था, रोड पर मारा था। एक नहीं 4 पुलिस वालों ने मिलकर मुझ पर लटें बरसाई थी। मेरे सर पर 10 या 12 टाके लगे थे। जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर पुलिस की लट मुझ पर नहीं पड़ी थी। मेरे अजीज दोस्तों, मैं तकलीफ जानता हूं, मैं वो तड़प जानता हूं, इसलिए उन बच्चों के बारे में कह रहा हूं। मैंने कई रात तक नहीं सो सका जब नजारे मुझे याद आते थे कि कैसे एक एमएलए को रोड पर मार रहे थे। और मेरे मरहूम वालिद उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको जो मारा गया है, याद रखो अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। जो हुकूमत तुम पर हमला की है, उस वक्त चीफ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू थे। उसके 5 साल के बाद जब इलेक्शन हुआ, वो चंद्रबाबू नायडू जिसके पास 170-180 एमएलए थे, उस वक्त के आंध्र प्रदेश में वो शायद 50 एमएलए पर आ गया था। तो यकीनन मजलूम की हाय, मजलूम की तकलीफ अल्लाह उसको रायगा जाने नहीं देता। और जिन्होंने मजलूमों को मारा है, तुम तैयार हो जाओ, कुदरत अपना इंसाफ करेगी। अरे हम क्या कर सकते हैं? वो तो सबका रब है, वो इंसाफ करेगा। मगर हमको क्या करना है?
हमको मुत्तहिद होना है। हमको अपने वोट की ताकत के जरिए अपने उम्मीदवार को, अपनी पार्टी को मुस्तहकम करना है। इसमें कोई गलत काम नहीं है, कोई गलत काम नहीं है इसमें। लोग बोलेंगे कि ओवैसी की पार्टी को वोट देने से ये जज्बाती तकरीर करता है, भड़काऊ भाषण देता है। लोग बोलते हैं कि इससे तनाव फैलता है। मैं तनाव नहीं फैला रहा हूं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताओ, आप 27 साल से भाजपा जीत रही है, इसका जिम्मेदार क्या तुम असदुद्दीन ओवैसी को बना दोगे? तुम बोलते हो कि मैं खड़े होने से फुला होता है। अरे बताओ कांग्रेसियों, तुम्हारा वो नौजवान जो पूरे भारत में चल रहा है मगर गुजरात में नहीं चल रहा है, वो अमेठी में हार गया, अपने आबा अजदाद की सीट नहीं जीत सका। क्या मैं था वहां पर? क्या मेरी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था? नहीं लड़ा था। तो आपको सोचना है, आप अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। अगर आप कांग्रेस को या वो छोटे रिचार्ज को वोट देंगे तो उससे बीजेपी को फायदा होगा, उससे बीजेपी को फायदा होगा। मेरी बात जहन नशीन कर लो। मैं बन्नी पश्चिम की सरजमीन पर आप गयूर लोगों के दरमियान में खड़े होकर एक और सच्चाई को बयान कर रहा हूं। किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोकना हमारा काम नहीं है। हमारा काम यह है कि हमारा नुमाइंदा जीते, हमारे लिए लड़ने वाला जीते। अब लोग बोलेंगे इसकी मिसाल दो, तो भारत की पार्लियामेंट में भाजपा के 300 एमपी हैं और मंजलिस के 2 एमपी हैं। और आप जानते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से जब मैं और इम्तियाज जलील खड़े हो जाते हैं, हमको सिर्फ 5 मिनट की तकरीर का मौका मिलता और 5 मिनट में हम दलाइल के साथ भारत के संविधान के तहत भाजपा के चेहरे को बेनिकाब करते हैं और पूरे बीजेपी के एमपी खड़े होकर पुकारते हैं कि ओवैसी बैठ जा। हम कहते हैं बैठने के लिए ही नहीं आए हैं, यहां लड़ने के लिए आए हैं। कोई भाजपा का बोलता कि इसको खामोश करो, हम कहते हैं कि हमारी जबानें खामोश नहीं होंगी। हम मौत हमको खामोश कर सकती है, मगर जो पैगाम ओवैसी आपको दे रहा है, मुझे जाना है इस दुनिया से, मगर मैं जो पैगाम दे रहा हूं, खामोशी को तोड़ना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और वो उस वक्त होगा जब आप मुत्तहिदा तौर पर अपने के वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। मेरी तकरीर में ना वो ताकत है और ना वो तासीर है। मेरे जज्बात में उतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारे दिलों को मोड़ सके, मगर मैं तो सिर्फ यही उम्मीद करता हूं कि अल्लाह आपके दिलों को, इस दुनिया को बनाने वाला अगर आपके दिलों में मंजलिस की मोहब्बत को डालेगा तो यकीनन यहां से शकील समा की कामयाबी होगी और दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चंद गुजारिशात मुझे आप तक रखना था। आप देख रहे हैं कि बिल्किस बानो का भी एक मसला है। मुझे आप तक समझ में नहीं आया कि कैसे भाजपा और ये छोटी रिचार्ज पार्टी के लोग एक लफ्ज बिल्किस बानो के ऊपर नहीं बोलना चाहते, एक लफ्ज नहीं बोलना चाहते। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोरबी में ब्रिज गिरता है, 150 लोगों की मौत हो जाती है, 50 बच्चे मर जाते हैं, उसमें 2 साल का बच्चा भी था। तो भाजपा क्या कहती है? हमने वहां पर हमारे विधायक का टिकट काट दिया, टिकट काट दिया। हम भाजपा सरकार से पूछना चाहते हैं, वो जो ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट आपके विधायक एमएलए को दिया गया था या दौलतमंद की कंपनी को दिया गया था, जिसमें कंडीशन ये लिखा गया कि वो जिम्मेदार भी नहीं होगा? यानी 150 लोग मर जाते हैं और गुजरात की जनता को उनकी आंखों में धूल झोंक कर कहा जा रहा है कि भाजपा ने उसको टिकट ही नहीं दिया। बताइए आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं?
150 लोग रात के अंधेरे में गिरकर डूब के मर गए। क्या गुजरी होंगी उन लोगों पर, क्या गुजरी होगी उन परिवार पर, उन खानदान वालों पर जो अपने बाप, मां, बहन, अपनी औलाद की लाशों को देखा होगा। ये अजीब, यहां पर हम देखते हैं कि कोई पत्थर फेंकेगा तो रोड पर लाकर लठों से मारा जाएगा, और जो ब्रिज गिरता है जिसकी वजह से, उसको भाजपा अब तक अरेस्ट नहीं करती है, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं करती है। वो आराम से अपने कमरे में, घर में, एयर कंडीशन कमरे में सो रहा है और कह रहा होगा कि नहीं नहीं, भाजपा की सरकार है, लठ मारना तो जूते खाना पुलिस से किसी और की किस्मत में है, मैं तो अपने प्यारों की सरकार है, मुझे कुछ नहीं होगा। बताइए आप, ये कौन सा इंसाफ है? और फिर ये कहते हैं कि गुजरात हमने बनाया। कौन सा गुजरात आपने बनाया बताइए? सबसे कम तनख्वाहें गुजरात में आरबीआई की रिपोर्ट है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है, तनख्वाहें कम हो गई हैं, मगर ये लोग आपके सामने आकर झूठ को बयान करते हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आप इस जलसे में आए। 1 दिसंबर के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाइए और शकील समा को कामयाब करिए। मैं बन्नी पश्चिम की आवाम से, मैं आपके सामने पूरे दिल की गहराइयों से आपसे अपील कर रहा हूं कि आपके इस इलाके की नाइंसाफी का खात्मा उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप अपने वोट से अपनी पार्टी और अपने पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। आप दुआ भी करिए, कोशिश भी करेंगे। हां, मेरे जाने के बाद भाजपा के लोग भी आएंगे, कांग्रेस के लोग भी आएंगे, छोटी रिचार्ज पार्टी के लोग भी आएंगे, और मेरे आने के बाद बोलेंगे बन्नी पश्चिम में हम आसमान से तारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में रख देंगे। तो आप उनसे पूछना, इतने साल तुमने क्या किया? इतने साल तुमने क्या किया? यहां पर कितने बार तुमने विधानसभा में आवाज उठाई? आपका गुजरात की विधानसभा में कोई नुमाइंदा नहीं था, लोकसभा में आपका खादिम था, आपका दीवाना था, हमने आवाज उठाई। शकील समाज जीत कर जाएगा तो गुजरात की विधानसभा को हिला के रख देगा बन्नी पश्चिम के आवाम के इंसाफ के लिए। मैं आपको इस बात का तयक़ुन देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाखिर दावा।